उसके कंधे से अपना हाथ हटा। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ अपना हाथ। साले तेरी सॉरी सर। आजा साले। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा पीटर पार्कर दिखाया जाता है, लेकिन तभी उस शांत घर में एक अनजान आहट होती है। पीटर के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। वह दौड़कर अपने पिता साइंटिस्ट रिचर्ड पार्कर के पास जाता है। जब रिचर्ड अपने स्टडी रूम में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कमरा तहस नहस है, उनकी सालों की रिसर्च और बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बिखरे पड़े हैं। यह कोई आम चोरी नहीं थी, कोई उनके उस राज को चुराना चाहता था जिस पर वह काम कर रहे थे। खतरे को भांपते हुए रिचर्ड तुरंत अपने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से अपना सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट निकालते हैं। रात के अंधेरे में बारिश के बीच रिचर्ड और उनकी पत्नी मैरी अपने नन्हे बेटे पीटर को लेकर उसके अंकल बेन और एंट में के घर पहुंचते हैं। रिचर्ड भारी मन से अपने बेटे को उन दोनों के सुपुर्द कर देते हैं। अब से यही दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे, यह कहकर वो हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे के लिए यह सबसे बड़ा ट्रॉमा था। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए और वह कभी नहीं जान पाया कि क्यों। इस खौफनाक रात को 15 साल बीत चुके हैं। अब पीटर पार्कर एक टीनेजर बन चुका है। वह कोई पॉपुलर लड़का नहीं है। वह मिड टाउन साइंस हाई स्कूल का एक शांत, शर्मीला लेकिन बेहद जीनियस स्टूडेंट है। हाई स्कूल की दुनिया उसके लिए आसान नहीं है। वहां का बुली फ्लैश थॉमसन अक्सर उसे और बाकी कमजोर बच्चों को परेशान करता रहता है। एक दिन हॉलवे में फ्लैश एक छोटे बच्चे को बेरहमी से परेशान कर रहा होता है। पीटर से यह बर्दाश्त नहीं होता। वह बीच में आता है और फ्लैश को उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है। फ्लैश, जो अपने ईगो में अंधा है, वो पीटर को जमीन पर पटक देता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। लेकिन तभी वहां ग्वेन स्टेसी आती है, स्कूल की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की। ग्वेन बीच बचाव करती है और फ्लैश को वहां से भगा देती है। इसी पल में पीटर और ग्वेन के बीच एक अनदेखा सा कनेक्शन जुड़ जाता है। घर लौटने पर जब एंट में पीटर के चेहरे पर चोट के निशान देखती है तो वह घबरा जाती है। पीटर झूठ बोलता है कि वह सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन अंकल बेन, जो पीटर को अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, वो समझ जाते हैं कि बात कुछ और है। वो उससे सच जानना चाहते हैं, लेकिन पीटर खामोश रहता है। उसके अंदर अभी भी अपने माता पिता के जाने का गुस्सा और खालीपन भरा हुआ है। उसी शाम घर के बेसमेंट में पानी भर जाता है। पीटर और अंकल बेन जब उसे साफ करने नीचे जाते हैं तो सीलन भरे अंधेरे में पीटर की नजर एक पुराने धूल खाए लेदर बैग पर पड़ती है। वह बैग और किसी का नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड पार्कर का था। पीटर के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह उस बैग को अपने कमरे में लाता है। जब वह उसे खोलता है तो उसे एक सीक्रेट पॉकेट मिलती है। उस पॉकेट के अंदर कुछ पुराने रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर एक नाम लिखा है, डेकेरेट एल्गोरिदम। ये सिर्फ एक फार्मूला नहीं था, यह पीटर के अतीत की चाबी थी। इंटरनेट पर गहराई से छानबीन करने पर पीटर को पता चलता है कि उसके पिता अकेले काम नहीं कर रहे थे। उनका एक पार्टनर था, डॉक्टर कर्ट कॉनर्स, जो ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे। इन दोनों का मकसद क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स के जरिए एक ऐसा बायोलॉजिकल चमत्कार करना था जिससे इंसान की कमजोरियों को हमेशा के लिए मिटाया जा सके, बीमारियों को हराया जा सके और कटे हुए अंगों को दोबारा उगाया जा सके। पीटर के अंदर अब सवालों का तूफान उठ चुका था। उसे ऑस्कॉर्प जाना ही था। अगले दिन पीटर एक इंटर्न का झूठा आई कार्ड लेकर ऑस्कॉर्प की उस विशाल और हाईटेक बिल्डिंग में घुसपैठ करता है। वहां उसे पता चलता है कि ग्वेन स्टेसी दरअसल डॉक्टर कॉनर्स की हेड असिस्टेंट है। पीटर छुपकर वहां घूम ही रहा होता है कि उसकी नजर एक सूट पहने आदमी पर पड़ती है, डॉक्टर रजित राथा, जो ऑस्कॉर्प का एक बड़ा अधिकारी है। राथा के हाथ में वही फाइल होती है जिस पर डेकेरेट एल्गोरिथम लिखा होता है। पीटर समझ जाता है कि यही वो धागा है जो उसके पिता के राज तक जाता है। पीटर राथा का पीछा करते हुए एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट बायोक्यूबल डिपार्टमेंट में घुस जाता है। यह कमरा नीली रोशनी से जगमगा रहा है। वहां हजारों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस स्पीशीज मकड़ियां एक बेहद मजबूत जाला बुन रही हैं। पीटर उस रहस्यमयी जाले को छूने की गलती कर बैठता है। अचानक अलार्म ट्रिगर होता है और ऊपर से दर्जनों मकड़ियां पीटर के ऊपर गिर पड़ती हैं। वह घबराहट में उन्हें हटाता है। बाहर उसे ग्वेन मिलती है जिससे पीटर बातें करने लगता है, लेकिन तभी एक छोटी नीले और लाल रंग की चमकती हुई मकड़ी उसकी गर्दन पर एक गहरा डंक मार देती है। पीटर को दर्द का एक भयानक झटका लगता है। ऑस्कॉर्प से भागकर पीटर जब सबवे ट्रेन में घर लौट रहा होता है तो वह नींद में गिर जाता है। तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर के शरीर में एक सुपर ह्यूमन ताकत आ चुकी है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी इंद्रियां भयानक रूप से तेज हो गई हैं। वह बिना सोचे समझे अपनी बिजली से भी तेज रिफ्लेक्सेस से उन गुंडों को पलक झपकते ही धूल छटा देता है। उसके हाथ अचानक दीवारों और छतों से चिपकने लगते हैं
वह हैरान है, डरा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई शक्ति महसूस कर रहा है। अगली सुबह यह बदलाव और भी साफ हो जाता है। बाथरूम का नल उसके हाथ में टूट जाता है, दरवाजे का हैंडल उखड़ जाता है। वह अनजाने में एक भयानक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट में उसका सामना फिर से फ्लैश से होता है, लेकिन इस बार पीटर शिकार नहीं था। वह फ्लैश को पूरी तरह बेवकूफ बनाता है, हवा में ऊंची छलांग लगाता है और बास्केटबॉल को इतनी जोर से डंक करता है कि पूरा शीशे का बोर्ड चकनाचूर हो जाता है। इस घटना के बाद अंकल बेन को हाई स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। अंकल बेन पीटर की इस हरकत से गहरे सदमे और गुस्से में हैं। वह पीटर को उसके पिता की याद दिलाते हैं और उसे जिम्मेदारियों का एहसास कराने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ ग्वेन आ जाती है। ग्वेन को देखकर अंकल पीटर से कहते हैं कि ये वही लड़की है ना जिसकी तस्वीर तुम्हारे कंप्यूटर में है। अंकल के जाने के बाद पीटर और ग्वेन शर्माते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और डेट पर जाने के लिए एक दिन डिसाइड करते हैं। अपनी शक्तियों को समझने के साथ साथ पीटर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स से मिलने उनके घर पहुंच जाता है। वह उन्हें बताता है कि वह रिचर्ड पार्कर का बेटा है। डॉक्टर कॉनर्स, जिनका दाहिना हाथ नहीं है, वो पीटर को देखकर भावुक हो जाते हैं। वह बताते हैं कि रिचर्ड के जाने के बाद उनका वह जेनेटिक्स का प्रोजेक्ट रुक गया था क्योंकि वह डी के रेट एल्गोरिथम कभी पूरा नहीं हो पाया। पीटर तब एक कागज पर वह पूरा एल्गोरिथम लिखकर कॉनर्स के हाथ में रख देता है। कॉनर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पीटर को ऑनस्कॉर्प लैब में बुलाते हैं। वहां दोनों मिलकर एक सुपर कंप्यूटर पर एक एआई सिमुलेशन रन करते हैं जिसमें एक चूहे को छिपकली का डीएनए दिया जाता है। सिमुलेशन 100% सक्सेसफुल होता है। चूहे का कटा हुआ पैर वापस उगाता है। कॉनर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि इंसानियत की सबसे बड़ी खोज अब पूरी हो चुकी है। विज्ञान के इस नशे में पीटर अपनी निजी जिंदगी भूल जाता है। अंकल बेन ने उसे एंट मे को घर लाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पीटर भूल जाता है। रात को जब वह घर पहुंचता है तो घर में भारी तनाव होता है। अंकल बेन पीटर को उसकी गैर जिम्मेदारी पर फटकार लगाते हैं। गुस्से में पीटर एक ऐसी लाइन बोल देता है जो उसे जिंदगी भर चुभने वाली थी। जिम्मेदारी तो मेरे माता पिता की भी थी, वो कहाँ हैं? यह सुनकर अंकल बेन टूट जाते हैं। पीटर गुस्से में कांच का दरवाजा तोड़कर घर से बाहर अंधेरे में भाग जाता है। रात के उस सन्नाटे में पीटर एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है। वह एक चॉकलेट मिल्क खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास 2 सेंट्स कम पड़ जाते हैं। कैशियर उसे ड्रिंक देने से साफ मना कर देता है। तभी एक गुंडा दुकान के गल्ले से पैसे चुराकर भागता है और पीटर की तरफ वो ड्रिंक उछाल देता है। कैशियर पीटर से उसे पकड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन पीटर अपने ही गुस्से और ईगो में अंधा होकर कहता है, ये मेरी पॉलिसी नहीं है। लेकिन यह पीटर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद सड़क पर एक भीड़ जमा होती है। एक गोली चलने की आवाज आई थी। पीटर जब वहां पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सड़क पर खून से लथपथ अंकल बेन पड़े होते हैं। उसी चोर ने भागते हुए अंकल बेन को रोकने की कोशिश करने पर गोली मार दी थी। पीटर चीखता है, रोता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंकल बेन ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। अपराध बोध की आग में जलता हुआ पीटर अब सिर्फ एक ही चीज चाहता है, बदला। पुलिस से उसे पता चलता है कि उस कातिल के बाएं हाथ पर एक तारे का टैटू था। पीटर रात के अंधेरे में शहर के हर गुंडे को पीटना शुरू कर देता है। इसी खोज में वह एक अंडरग्राउंड रेसलिंग रिंग के छप्पर से गिरता है, जहां उसे एक नकाबपोश रेसलर को देखकर आइडिया आता है। पीटर समझ जाता है कि इस शहर की गंदगी को साफ करने के लिए उसे एक प्रतीक बनना होगा। वह अपना एक लाल और नीले रंग का स्पैंडेक्स सूट डिजाइन करता है। ऑस्कॉर्प की बायोक्यूबल तकनीक को हैक करके वह अपने लिए मैकेनिकल वेब शूटर्स बनाता है जो बेहद मजबूत जाले फायर कर सकते हैं। अब वह सिर्फ पीटर पार्कर नहीं था। शहर की ऊंची इमारतों के बीच झूलता हुआ अंधेरे में मुजरिमों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला स्पाइडरमैन बन चुका था। उधर ऑनस्कॉर्प में हालात बेकाबू हो चुके हैं। डॉक्टर रजित राधा डॉक्टर कॉनर्स को धमकी देते हैं कि अगर आपने सुबह तक अपना एक्सपेरिमेंट हमें नहीं दिया तो ऑनस्कॉर्प के मालिक नॉर्मन ऑसबॉर्न कंपनी बंद कर देंगे और कॉनर्स का प्रोजेक्ट छीन लेंगे। हताश और बेबस होकर डॉक्टर कॉनर्स एक खौफनाक कदम उठाते हैं। वह उस अधूरे सीरम को खुद के शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं। शुरुआत में दर्द भयानक होता है, लेकिन फिर जादू होता है। कॉनर्स का कटा हुआ हाथ वापस उगने लगता है, लेकिन यह जीत चंद पलों की थी। सीरम का असली म्यूटेशन शुरू होता है। कॉनर्स की चमड़ी हरी होने लगती है और शरीर विशाल होने लगता है। इंसानियत मर जाती है और जन्म होता है एक खूंखार विशालकाय दरिंदे का, द लिजर्ड। तबाही शुरू हो जाती है। गाड़ियां खिलौने की तरह हवा में उछाली जा रही थी। तभी आसमान से स्पाइडरमैन उतरता है। वह अपनी जान पर खेलकर जैक नाम के एक छोटे लड़के को जलती हुई कार से नदी में गिरने से बचाता है और उसे सुरक्षित उसके पिता रे को सौंपता है। लेकिन शहर की पुलिस, जिसका नेतृत्व ग्वेन के पिता कैप्टन जॉर्ज स्टेसी कर रहे हैं, वो स्पाइडरमैन को एक खतरा मानती है और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देती है। पीटर को धीरे धीरे शक होने लगता है कि वह विशालकाय छिपकली और कोई नहीं डॉक्टर कॉनर्स है। वह कैप्टन स्टेसी को आगाह करता है,
लेकिन वे उसे एक पागल बच्चा समझकर भगा देते हैं। सच्चाई साबित करने के लिए स्पाइडरमैन शहर के अंधेरे सीवर में उतरता है जहां लिजर्ड ने अपना अड्डा बनाया है। पीटर वहां जालों से एक कैमरे का ट्रैप बिछाता है, लेकिन तभी लिजर्ड वहां आ धमकता है। सीवर के उस कीचड़ और अंधेरे में स्पाइडरमैन और लिजर्ड के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट होती है। लिजर्ड की विशाल ताकत के सामने स्पाइडरमैन कमजोर पड़ने लगता है और उसे वहां से भागना पड़ता है, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। लिजर्ड को पीटर का वो कैमरा मिल जाता है जिस पर लिखा होता है प्रॉपर्टी ऑफ पीटर पार्कर। अब लिजर्ड जान चुका है कि स्पाइडरमैन असल में कौन है। अगले ही दिन लिजर्ड पीटर को मारने के लिए मिडटाउन साइंस हाई स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल की दीवारें टूट जाती हैं, बच्चे जान बचाकर भाग रहे हैं। पीटर अपने सूट में आता है और स्कूल के अंदर एक बेहद इंटेंस और थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। स्पाइडरमैन लिजर्ड को अपने जालों में जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिजर्ड उसे बेदर्दी से उठाकर पटकता है और वहां से सीवर में वापस भाग जाता है। सीवर में जाकर पीटर को लिजर्ड का असली खौफनाक प्लान समझ में आता है। लिजर्ड ने एक ऐसा केमिकल क्लाउड तैयार कर लिया है जिसे ऑस्कॉर्प टावर के टॉप से फायर करके वह पूरे न्यूयॉर्क शहर के इंसानों को अपने जैसी भयानक छिपकलियों में बदल देगा। समय रेत की तरह फिसल रहा है। पीटर तुरंत ग्वेन को कॉल करता है और उसे ऑस्कॉर्प लैब से उस सीरम का एंटीडोट बनाने के लिए भेजता है। क्लाइमेक्स की शुरुआत एक एपिक चेस सीक्वेंस से होती है। स्पाइडरमैन ऑस्कॉर्प की तरफ झूलते हुए जा रहा है, लेकिन तभी कैप्टन स्टेसी की स्वैट टीम उसे घेर लेती है। एक पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है जो पीटर के पैर के आर पार हो जाती है। पीटर गिर पड़ता है। कैप्टन स्टेसी उसका मास्क उतारते हैं और सन्न रह जाते हैं। ये तो ग्वेन का बॉयफ्रेंड पीटर है। पीटर उन्हें लिजर्ड के खौफनाक प्लान के बारे में बताता है। पीटर की आंखों में सच्चाई देखकर कैप्टन स्टेसी उसे जाने देते हैं, लेकिन पीटर बुरी तरह घायल है। उसके पैर में गोली लगी है, जिस वजह से वह ऑस्कॉर्प तक उड़ान नहीं भर सकता। तभी इस कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है। क्रेन ऑपरेटर रे, जिसके बेटे जैक की जान पीटर ने बचाई थी, रे शहर के सारे क्रेन ऑपरेटर्स को मैसेज करता है। रात के अंधेरे में न्यूयॉर्क की स्काईलाइन पर एक के बाद एक विशाल क्रेन्स स्पाइडरमैन के लिए एक सीधा रास्ता बना देती हैं। स्पाइडरमैन दर्द से चीखते हुए उन क्रेन्स के सहारे झूलता हुआ सीधा ऑस्कॉर्प टावर के टॉप पर पहुंचता है। टावर की चोटी पर अब स्पाइडरमैन और दी लिजर्ड के बीच फाइनल जंग शुरू होती है। लिजर्ड पीटर के वेब शूटर्स तोड़ देता है और उसकी गर्दन दबोच लेता है। लिजर्ड हंसते हुए कहता है, तेरे पास कोई नहीं है पीटर, ना माँ, ना बाप, ना अंकल बेन। तभी वहां कैप्टन स्टेसी आ जाते हैं और लिजर्ड पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। कैप्टन चिल्लाते हैं, मैं इसे रोकता हूं, तुम जाकर उस मशीन में एंटीडोट लगाओ। पीटर ग्वेन का दिया हुआ एंटीडोट लेकर मशीन की तरफ रेंगता है, लेकिन लिजर्ड पलटवार करता है और अपने धारदार पंजों से कैप्टन स्टेसी के सीने को छलनी कर देता है। आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं। पीटर पूरी ताकत लगाकर एंटीडोट को गनाली डिवाइस में लॉक कर देता है। एक नीले रंग का धमाका होता है और वह एंटीडोट पूरे आसमान में बादलों की तरह फैल जाता है। जो केमिकल इंसान को छिपकली बनाने वाला था, वह अब लिजर्ड को वापस डॉक्टर कॉनर्स के इंसानी रूप में बदल देता है। टावर टूटकर गिरने लगता है, लेकिन इंसानी रूप में वापस आए कॉनर्स पीटर को गिरने से बचा लेते हैं। पीटर दौड़कर कैप्टन स्टेसी के पास पहुंचता है। कैप्टन खून से सने हुए हैं। मरने से पहले वह पीटर से एक आखिरी वादा मांगते हैं, तुमने इस शहर को बचाया है, लेकिन मेरी ग्वेन को इन सब खतरों से दूर रखना। वादा करो मुझसे। पीटर रोते हुए हामी भरता है और कैप्टन स्टेसी हमेशा के लिए आंखें मूंद लेते हैं। कैप्टन स्टेसी का फ्यूनरल होता है। ग्वेन बारिश में पीटर का इंतजार कर रही है, लेकिन पीटर वहां नहीं जाता। वह दूर खड़ा उसे देख रहा है, अपना वादा निभा रहा है। शाम को ग्वेन पीटर के घर आती है। वो टूट चुकी है। पीटर खामोश रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हाई स्कूल की क्लासरूम में जब पीटर ग्वेन के पीछे बैठता है तो वह धीरे से फुसफुसाता है, वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। ग्वेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रात का समय है, आसमान में चांद चमक रहा है। एक लाल और नीली परछाई न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतों से छलांग लगाती है। वह अब इस शहर का रक्षक है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। हम एक डार्क जेल के सेल में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर कॉनर्स बैठे हैं। परछाइयों में से एक रहस्यमयी आदमी गुस्ताव फियर्स बाहर आता है और पूछता है, क्या तुमने उस लड़के को बताया कि उसके पिता के साथ असल में क्या हुआ था? कॉनर्स डरते हुए कहते हैं, नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। गुस्ताव वापस अंधेरे में गायब हो जाता है और यहीं यह मास्टरपीस फिल्म खत्म होती है।